हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। कहीं भूल तो नहीं गए? जैसा कि मैंने आपको बताया था, फार्माकोग्नोसी का चैप्टर नंबर 5 स्टडी ऑफ क्रूड ड्रग्स बार बार मैं पढ़ा रहा हूं क्योंकि अकेले ये चैप्टर आपको फार्माकोग्नोसी में पास करा देगा। 30 से 40 मार्क्स के क्वेश्चन इसी चैप्टर से आएंगे तो मतलब आएंगे, ध्यान रखिएगा। एंड काफ़ी सारे बच्चे सोच रहे हैं कि नहीं सर, हम ये चैप्टर 5 नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ टॉप 20 क्वेश्चन पढ़ लेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि टॉप 20 क्वेश्चन में जो सीरीज होगा कोग्नोसी का, उसमें कोई ऐसा ड्रग नहीं है जिसको मैंने छोड़ा है ना। चैप्टर नंबर 5 का हर एक ड्रग पढ़ा दिया हूँ। तो आपको पढ़ना होगा, चाहे यहाँ पढ़िए चाहे वहाँ पढ़िए, समझ रहे बात को। तो आपको कैसे भी हो, क्योंकि कोई भी ड्रग एग्जाम में पूछा जा सकता है। लेकिन हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग भी मैं आपको बता दूंगा, लेकिन पढ़ना तो आपको अभी सब है क्योंकि कोई भी आ सकता है, रियलिटी यही है। एंड बार बार बोल रहा हूँ, भूल कर भी मत छोड़ना, तो मत छोड़ना, रियली बता रहा हूँ। एंड आज हम लोग चैप्टर नंबर 5C के पार्ट 2 को कंटिन्यू करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 5 को 3 पार्ट में बांटा गया है, 5A है ना, 5B और 5C। 5A 5B पढ़ चुके हैं। 5A में लेग्जेटिव पढ़ लिए, जिसके अंतर्गत आता था एलॉय, कैस्टर ऑयल, इसबगुला, सेना। याद रखिएगा सबका एग्जाम्पल। कार्डियोटोनिक पढ़ लिए, जिसके अंदर आता है डिजिटेलिस और अर्जुना। फिर हम लोग कार्बोनेटिव्स पढ़ लिए हैं, जिसके अंदर आ जाता है कोरिएंडर यानी धनिया, फेनल मतलब सौंफ, कार्डमम मतलब इलायची, जिंजर मतलब अदरक, क्लोव मतलब लौंग, एंड ब्लैक पेपर मतलब काली मिर्च, एसोफ्टीडा मतलब हींग, एंड नटमेग मतलब जायफल, सिनेमन मतलब दालचीनी। ठीक है, जितने भी गरम मसाला टाइप की चीज़ें हैं ना, वो सब स्पाइस वगैरह, वो सब कार्बोनेटिव्स में आ जाते हैं। एस्ट्रिंजेंट्स में आ जाते हैं माइरोबालन, ब्लैक कैटेचू एंड पेल कैटेचू। फिर है ड्रग्स एक्टिंग। 5B में हम लोग पढ़े थे ड्रग्स एक्टिंग ऑन नर्वस सिस्टम। कौन कौन से ड्रग्स हैं जो कि नर्वस सिस्टम पर काम करते हैं, ध्यान रखिएगा, है ना। तो हायोसाइमस है, फिर बेलाडोना है, इफेड्रा है, ओपियम है, टी लीव्स है, कॉफ़ी सीड्स है, कोका है। एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है ओपियम, मैं आप सभी लोगों को बता रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। बेलाडोना ये इंपॉर्टेंट है, जो कि अक्सर पूछा गया है। जो इंपॉर्टेंट ड्रग है उसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। एलोवेरा वो इंपॉर्टेंट है। डिजिटेलिस ये इंपॉर्टेंट ड्रग है, एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन में अक्सर पूछा जाता है, ठीक है। एंड जो इंपॉर्टेंट है मैं बताऊंगा, एलॉय, डिजिटेलिस। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वही पढ़ना है, फिर क्या पता बेलोडोना ना पूछे, लेकिन ज़्यादा चांसेस होता है उसके पूछने का। हाँ, फिर एंटी हाइपरटेंसिव में आपका आता है रोअल्फिया, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है। रोअल्फिया पे काफ़ी बार पूछने को लिखने को मिला है। एंटीटूसिसिव में आ जाता है वसाका और टोलू बाल्सम। एंटी रोमेटिक्स में कॉल्चिकम सीड। एंटी ट्यूमर में विंका, विंका अगेन बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है। एंटी डायबिटिक में टेरोकार्पस एंड जिम्नेमा। डायूरेटिक्स में गोखरू एंड पुनर्नावा। एंड एंटी डाइसेंट्रिक ईपी कैकोहाना, अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग, है ना। मैं बार बार क्यों बता रहा हूँ सर, ये तो पढ़ चुके हैं फिर भी रिवीजन करा रहे हैं ना आप, तो मैं रिवीजन करा रहा हूँ, है ना। ये आपका 5C स्टार्ट हो गया है। 5C में हम लोग एंटीसेप्टिक्स एंड डिसइंफेक्टेंट पढ़ चुके हैं। एंटीसेप्टिक्स में आपका बेंजोइन, मीर, नीम और टर्मेरिक। नीम अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, नीम और टर्मेरिक आपके एग्जाम में आता है। एंटी मलेरियल ड्रग क्या होता है, तो मलेरिया को ट्रीट करता है सिंकोना एंड आर्टिमिसिया, तो आपको दोनों याद रखना है। आज इसे ये 5A में पढ़ाया गया था, सॉरी 5C का पार्ट 1 में। आज 5C के पार्ट 2 में 3 चीज़ें पढ़ने वाले हैं, ऑक्सीटोसिक, विटामिन, एंजाइम्स, यानी ये तीनों पार्ट आपका 5C पार्ट 2 में आपका कवर हो जाएगा। ऑक्सीटोसिक में ड्रग क्या आते हैं, एरगट। विटामिन में कॉड लिवर ऑयल और सार्क लिवर ऑयल। एंजाइम्स में पेपिन, डाइएस्टी, पेनक्रिएटिन, ईस्ट। अब क्या क्या होता है, कौन से ड्रग, उसको चलिए एक्सप्लेन करते हैं। ओके, सो स्टार्ट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। सभी लोग बताइए ऑक्सीटोसिक का मतलब क्या होता है। तो ऐसे ड्रग जो ऑक्सीटोसिन की तरह काम करे। ऑक्सीटोसिन क्या करता था, तो आपके यूट्रस के मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करता है। यूट्रस के इंडोमेट्रियम मतलब जो यूट्रस का मसल होता है ना, उसको कॉन्ट्रैक्ट करता है, संकुचित करता है। एंड उसके संकुचित होने से क्या होता है, जैसे मान लो गर्भाशय में बच्चा है, नॉर्मल डिलीवरी के दौरान बच्चा बाहर निकलने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलता है, ठीक है। हाँ, तो कह रहा है दीज आर दोज ड्रग्स विच स्टिमुलेट द कॉन्ट्रेक्शन ऑफ मसल्स ऑफ यूट्रस। यानी ये ऐसे ड्रग्स होते हैं जो यूट्रस के मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन को स्टिमुलेट करने का काम करते हैं। यानी ऑक्सीटोसिक ऐसे ड्रग्स होते हैं जो यूट्रस के मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने का काम करते हैं, ठीक है। दीज कैन बी गिवन टू फास्टेन द लेबर प्रोसेस। ये किस लिए दिया जाता है ऑक्सीटोसिक ड्रग, लेबर प्रोसेस यानी नेचुरल
जो नॉर्मल डिलीवरी होती है ना, उसमें कोई सर्जरी नहीं है, नॉर्मली बच्चा निकालना की प्रक्रिया लेबर प्रोसेस कहलाती है, उसको थोड़ा फास्ट करने के लिए, ताकि पेशेंट को कम से कम देर तक दर्द बर्दाश्त करना पड़े। हाँ, ताकि जल्दी से जल्दी क्या होता है, कंट्रैक्शन होगा, है ना, और ऑक्सीटोसिन की मदद से बच्चा बाहर निकल जाएगा। दे आर हेल्पफुल इन इंडक्शन एंड एगुमेंटेशन ऑफ लेबर। हाँ, अगर किसी को लेबर पेन नहीं हो रहा है, पेट में दर्द नहीं उठ रहा है, होता है ना, तो उस कंडीशन में भी ऑक्सीटोसिक ड्रग दिए जाते हैं ताकि उसमें दर्द उठे। एंड ऑल्सो दे आर हेल्पफुल टू कंट्रोल पोस्टपार्टम हेमरेज। पोस्टपार्टम हेमरेज का मतलब क्या होता है सर? तो पोस्टपार्टम हेमरेज मतलब होता है कि जो आपका जैसे कि मान लो ब्लीडिंग होती है ना, जैसे मान लो नॉर्मल डिलीवरी होने के बाद ब्लीडिंग रुक नहीं रही है, तो उसको पोस्टपार्टम हेमरेज कहते हैं। पोस्टपार्टम मतलब क्या हुआ, आफ्टर नॉर्मल डिलीवरी ब्लीडिंग कंटिन्यूअसली अगर चल रही है तो उसको पोस्टपार्टम हेमरेज कहते हैं। तो उस कंडीशन में भी काफ़ी हेल्पफुल होता है। क्यों? क्योंकि पोस्टपार्टम हेमरेज होता क्यों है? क्योंकि यूट्रस का मुंह खुला है, खून लगातार बह रहा है, तो यूट्रस को ये कॉन्ट्रैक्ट करता है, संकुचित करता है, जिससे यूट्रस का मुंह बंद हो जाता है कि नहीं? हाँ। एंड दे कैन ऑल्सो इंक्लूड थेरापेटिक एबॉर्शन। अगर कोई महिला गर्भवती है, ऑक्सीटोसिक टाइप के ड्रग का इस्तेमाल करती है, 2-3 महीने की प्रेगनेंसी है, 4 महीने या 5 महीने की प्रेगनेंसी है, तो हो सके मिसकैरेज यानी एबॉर्ट भी हो जाएगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से बच्चा यहाँ से खत्म टूट के गिर भी सकता है। ठीक है? हाँ, तो इस बात का ध्यान रखना होता है। उसके अंदर आपके जो सिलेबस में दिया हुआ है ड्रग, क्या दिया हुआ है? एरगट। क्या दिया हुआ है सिलेबस में? ड्रग एरगट दिया हुआ है। एरगट क्या है? एरगट एक अल्कलॉइड कंटेनिंग ड्राइड स्क्लेरोटियम ऑफ फंगस है। फंगस से हमें प्राप्त होता है, ध्यान रखना, किससे प्राप्त होता है? फंगस से प्राप्त होता है। इसका अदर नेम्स है राई एरगट या अर्गोटा या सेकेल क्या कहते हैं, कॉर्न्यूटम भी कहते हैं इसको, है ना, स्केल कॉर्न्यूटम भी कहते हैं। लेकिन ये सब याद नहीं रखना है, मेन याद रखना है बायोलॉजिकल सोर्स। एरगोट किससे प्राप्त होता है? तो क्लेविसेप्स परप्यूरिया नाम का एक फंगस है। मेन क्या है? क्लेविसेप्स परप्यूरिया नाम का एक फंगस है। तो एरगोट इज द ड्राइड स्क्लेरोटियम ऑफ, ड्राइड स्क्लेरोटियम है किसका? बताओ, फंगस है, कला जो कवक है उसका नाम है क्लेविसेप्स परप्यूरिया। तो क्लेविसेप्स परप्यूरिया नाम का फंगस होता है, उसके ड्राइड स्क्लेरोटियम से प्राप्त होता है कौन? एरगट। एंड इसकी फैमिली क्या है दोस्त? पोएसी फैमिली से बिलोंग करता है। ये किस फैमिली से बिलोंग करता है? पोएसी फैमिली से बिलोंग करता है ना। किस फैमिली से बिलोंग करता है? पोएसी फैमिली से बिलोंग करता है, ध्यान रखिएगा। एंड केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट में क्या है? लार्ज नंबर ऑफ एल्कलॉइड हैव बीन आइसोलेटेड फ्रॉम दिस। हाँ, काफ़ी सारे नंबर में, मतलब बहुत ज़्यादा संख्या में एल्कलॉइड इसमें पाए जाते हैं। लेकिन अगर बात करें ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी इन वाटर, कौन सा एल्कलॉइड वाटर में सॉल्युबल है एंड कौन सा नहीं है, उसके बिहाफ पे एल्कलॉइड्स आर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स, 2 ग्रुप में बांट दिया गया। एक है वाटर सॉल्युबल अर्गोमेट्रिन ग्रुप एंड वाटर इनसॉल्युबल ग्रुप। ध्यान रखना, वाटर सॉल्युबल जो ग्रुप होते हैं, वाटर सॉल्युबल ग्रुप जो एल्कलॉइड पाया जाता है वो अर्गोमेट्रिन ग्रुप होता है, जबकि वाटर इनसॉल्युबल में अर्गोटामिन है एंड अर्गोटॉक्सिन है। क्या क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? वाटर सॉल्युबल ग्रुप कौन सा है? इंपॉर्टेंट है, अर्गोमेट्रिन होता है। क्या होता है? अर्गोमेट्रिन होता है। ठीक है, जिसमें आपके अर्गोमेट्रिन एंड अर्गोमेट्रिनिन आते हैं। ठीक है, जबकि उसके अलावा जो भी है वाटर इनसॉल्युबल अर्गोटामिन एंड अर्गोटॉक्सिन, 2 ही ड्रगे है, 2 ही कंपोनेंट है, अर्गोमेट्रिन एंड अर्गोमेट्रिनिन, ये वाटर सॉल्युबल है। बाकी सब जो भी आता है वो सब क्या होता है? वाटर इनसॉल्युबल, यानी जल में अघुलनशील एल्कलॉइड पाए जाते हैं। ठीक है, थेरेपेटिक यूजेस की बात करें तो ये साइट ऑक्सीटोसिक यानी कि यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा, वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर यानी ब्लड वेसल्स को संकुचित करके वहाँ से ब्लड लॉस को भी कम करेगा, इसीलिए इसको पोस्टपार्टम हेमरेज में भी इस्तेमाल कर रहे थे। इट इज़ यूज टू ट्रीट मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर सच एज मेनोरेजिया। अगर किसी को मेनोरेजिया हो गया है, मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर है यानी कि पीरियड से रिलेटेड समस्या है, यानी मीनोपॉजल ब्लीडिंग, जैसे कि मतलब मान लो कि मीनोपॉज हो गया है, महिला 45 साल से उम्र प्लस है, उसका पीरियड्स नहीं आता लेकिन फिर भी ब्लीडिंग आती है, तो उस कंडीशन को भी ट्रीट करता है। एंड अगर किसी को किसी कंडीशन से ब्लीडिंग वगैरह नहीं हो पा रही है तो पीरियड्स में, तो उस कंडीशन में भी इस्तेमाल होता है। एंड इट इज़ यूज इन द पेशेंट फॉर माइग्रेन, जो माइग्रेन के पेशेंट होते हैं उसमें भी काफ़ी बेटर रिजल्ट देता है कौन? जो एरगोट है, ये जो आपका एरगोट ड्रग है उसमें। ठीक है, तो ऑक्सीटोसिक ड्रग में एक ही को पढ़ना था, एरगोट, जो कि हम लोग पढ़ लिए। एंड अर्गोट से कुछ क्वेश्चन आते हैं जो कि आपके प्रीवियस ईयर में पूछे हुए एग्जाम में, उसको जवाब दीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग अर्गोट एल्कलॉइड्स इज वाटर सोल्यूबल एंड शोज ब्लू फ्लोरेसेंस? कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग अर्गोट एल्कलॉइड्स इज वाटर सोल्यूबल एंड शोज ब्लू फ्लोरेसेंस, यानी कौन सा ऐसा अर्गोट है जो वाटर सोल्यूबल है एंड ब्लू फ्लोरेसेंस शो करता है? बताओ बताओ, इसमें से सिंपली है कि वाटर सोल्यूबल कौन सा है। तो मैंने बताया था अर्गोमेट्रिन और अर्गोमेट्रिनिन। देखो,
अर्गोमेट्रिन एंड अर्गोमेट्रिनिन, यही बस वाटर सोल्यूबल है, बाकी सब जो भी है, बहुत सारा वाटर इनसोल्यूबल है, सब तो याद रहेगा नहीं, तो बस वाटर सोल्यूबल आप याद कर लो, वाटर इनसोल्यूबल आप खुद ही छांट लोगे। जैसे अर्गोसिन नहीं, अर्गोटामिन या तो अर्गोक्रिस्टिन या तो अर्गोमेट्रिन, यस अर्गोमेट्रिन वाटर सोल्यूबल है। देखो अर्गोमेट्रिन वाटर सोल्यूबल है, जबकि अर्गोटामिन क्या होता है, वाटर इनसोल्यूबल ग्रुप होता है। तो ये आपका वाटर इनसोल्यूबल है, ये भी इनसोल्यूबल है, ये भी इनसोल्यूबल है। वाटर सोल्यूबल कौन सा है, अर्गोमेट्रिन है। क्या हो जाएगा, अर्गोमेट्रिन हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना। तो थोड़ा सा आप सभी लोग का मैं चैट ऑन कर देता हूँ ताकि जो बच्चे हैं वो आंसर भी कर सकें। एंड कोई भी उत्पाती मत मचाइएगा चैट में, सिर्फ पढ़ाई से मतलब रखना है, यानी आंसर ही लिखना है, ठीक है। हाँ, क्या हो जाएगा आंसर, है ना, ध्यान रखना, आपका क्या हो जाएगा, अर्गोमेट्रिन हो जाएगा। अर्गोमेट्रिन और अर्गोमेट्रिनिन यही दो गो ड्रग है जो कि आपका एल्कलॉइड है, जो वाटर सोल्यूबल होता है, बाकी सब वाटर इनसोल्यूबल होता है, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग एर्गट एल्कलॉइड इज वाटर इनसोल्यूबल एंड लेबोरेटरी। बताओ वाटर इनसोल्यूबल कौन सा है ना, वाटर इनसोल्यूबल कौन सा है। तो वाटर सोल्यूबल तो हमको पता है, अर्गोमेट्रिन और अर्गोमेट्रिनिन। अब आप छांट लीजिए, बताओ वाटर इनसोल्यूबल कौन सा है, अर्गोसिन है ना, कह रहा है अर्गोसिनिन, अर्गोक्रिस्टिन, अर्गोमेट्रिन, ठीक है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एर्गट एल्कलॉइड इज वाटर इनसोल्यूबल। बताओ वाटर इनसोल्यूबल कौन सा है ना। तो वाटर इनसोल्यूबल में देखो अर्गो की गाते, ये मैं आपको बता देता हूँ कि जो अर्गोमेट्रिनिन है ये वाटर सोल्यूबल है, एंड जो अर्गोक्रिस्टिनिन है यहाँ पे देख लो आपको दिख जाएगा, अर्गोक्रिस्टिनिन वाटर इनसोल्यूबल है। यहाँ पे ना मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन होना चाहिए था, क्वेश्चन मिस्टेक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, विच ऑफ द फॉलोइंग एर्गट एल्कलॉइड इज नॉट वाटर सोल्यूबल, नॉट वाटर इनसोल्यूबल, ये सवाल होना चाहिए था, तब आंसर हो जाएगा अर्गोमेट्रिन, क्योंकि ये सब वाटर इनसोल्यूबल है, ये सब। तो क्वेश्चन ऐसे कर लो कि कौन सा एल्कलॉइड, कौन सा वाटर इनसोल्यूबल नहीं है, यानी वाटर सोल्यूबल है, तो अर्गोमेट्रिन हो जाएगा, तब आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि अर्गोसिन, अर्गोसिनिन, अर्गोक्रिस्टिनिन ये तीनों क्या होता है पता है, वाटर इनसोल्यूबल है ना। हाँ, क्वेश्चन में मिस्टेक। चलो अब नेक्स्ट है विटामिन्स। अच्छा, विटामिन क्या होता है, विटामिन ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो आपके बॉडी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। विटामिन्स आर दोज सब्सटेंस विच योर बॉडी नीड्स फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जो कि आपके बॉडी के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। जैसे हड्डी के ग्रोथ के लिए कौन सा विटामिन जरूरी है, बताइए बताइए, हड्डी के ग्रोथ के लिए कौन सा विटामिन की जरूरत है, विटामिन डी, वेरी गुड, विटामिन है ना, विटामिन डी। तो विटामिन्स क्या हैं, देखना ध्यान से सुनना, है ना, वेरी गुड। विटामिन्स आर दोज सब्सटेंस जो हमारे बॉडी के ग्रोथ एंड, विटामिन डी है ना, तो वैसे ही बोल रहा है, तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए जरूरी होता है। इन ऑर्डर ऑफ हेल्दी फंक्शनिंग, इन ऑर्डर ऑफ हेल्दी फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी, बॉडी के हेल्दी फंक्शनिंग के लिए विटामिन बहुत ज़्यादा जरूरी है। देयर डेफिशिएंसी कैन कॉज वेरियस टाइप्स ऑफ डिजीज़, इसकी कमी से आपको अलग अलग तरीके की बीमारियां हो सकती हैं। देयर आर 13 विटामिन दैट आर नीडेड बाय द बॉडी, जो कि बॉडी के द्वारा रिक्वायरमेंट होती है। दे आर क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज, टोटल 13 विटामिन हैं जो कि बॉडी के द्वारा रिक्वायरमेंट होती हैं, जो कि 2 ग्रुप में बांटा गया है, एक तो फैट सोल्यूबल विटामिन एंड एक वाटर सोल्यूबल विटामिन। आप लोग अच्छे तरीके से जानते हैं, यहाँ से ऑब्जेक्टिव भर भर के आता है। वो फैट सोल्यूबल, इसका ट्रिक है, फैट सोल्यूबल में कौन कौन सा है बताओ भैया, विटामिन ए, डी, ई, के। तो हमने बताया था कि मोटकी को देख करके, फैट सोल्यूबल मतलब क्या हुआ, ध्यान रखना, मोटकी को देख करके कौन सा गाना गाएंगे, देखा तुझे तो ये जाना सनम, बस, है ना, देखा तुझे तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। याद रखना, फैट सोल्यूबल विटामिन का ट्रिक है, फैट मतलब मोटकी, मोटकी को देख के क्या गाना गाएंगे, देखा तुझे तो ये जाना सनम, एंड देखा तुझे तो ये जाना सनम में डी, ई, के, एच, ए। तो विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, एच तो कोई विटामिन होता नहीं है, विटामिन ए। तो विटामिन डी, ई, के, ए, है ना, ये होता है फैट सोल्यूबल। एंड फैट सोल्यूबल चूंकि वसा में घुलनशील है, वाटर में सोल्यूबल नहीं है, तो यूरिन के द्वारा पास आउट होगा नहीं, तो आपके बॉडी में स्टोर हो जाता है। तो ये स्टोर हो जाता है एंड लीवर में स्टोर होता है, एंड एक्सक्रीट नहीं होता है। जब एक्सक्रीट नहीं हो रहा है तो रेगुलर लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो वाटर सोल्यूबल विटामिन है, जैसे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, पूरा बी, एंड विटामिन सी, जो बच गया वो क्या है, बी एंड सी, तो ये दोनों क्या होता है, वाटर सोल्यूबल होते हैं।
ये बॉडी में स्टोर नहीं होता क्योंकि ये वाटर सोल्यूबल है, जल में घुलनशील है, यूरिन में घुल करके आपका यूरिन के द्वारा बाहर निकल जाता है, इसीलिए इसको डेली खाने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये फैट सोल्यूबल और वाटर सोल्यूबल विटामिन हो गया आपका। एंड अब आपके ड्रग में 2 ड्रग दिया हुआ है, एक है सार्क लिवर ऑयल और दूसरा है कॉड लिवर ऑयल। दूसरा है कॉड लिवर ऑयल, दोनों मछली है, सार्क नाम की मछली होती है एंड कॉड नाम की मछली होती है। ठीक है, ध्यान रखना, है ना। क्या होता है, सार्क लिवर ऑयल और कॉड लिवर ऑयल। ठीक है, सार्क लिवर ऑयल और कॉड लिवर ऑयल। ठीक है, सार्क लिवर ऑयल और कॉड लिवर ऑयल। सार्क लिवर ऑयल किससे प्राप्त होता है, सार्क नाम की मछली होती है, सार्क नाम की मछली है उससे प्राप्त होता है। जबकि कॉड लिवर ऑयल किससे प्राप्त होता है, कॉड नाम की मछली से। ध्यान रखना, सार्क लिवर ऑयल कह रहा है इट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम द लीवर्स ऑफ द सार्क, है ना। मछली के यकृत का तेल होता है, पता है आपको, उसमें विटामिन पाए जाते हैं। हाँ, और आपको बताता हूँ कौन कौन से विटामिन कहाँ होते हैं। ये इट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम लीवर्स ऑफ द सार्क एंड हैज़ मैनी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़। ये जो सार्क मछली है उसके यकृत यानी लीवर से प्राप्त होता है। एंड इसी को हम लोग ओलियम सेलेकोडी भी कहते हैं। ध्यान रखना, बायोलॉजिकल सोर्स की बात करेंगे तो इट इज़ अ फिक्स्ड ऑयल है, क्योंकि पेपर स्पॉट पर मतलब छोड़ेगा, ग्रेस स्पॉट छोड़ेगा, यह वॉलेटाइल नहीं है यानी इवेपोरेट नहीं हो, वेपराइज नहीं हो जाएगा। ये फिक्स्ड ऑयल होता है ऑब्टेन फ्रॉम द फ्रेश एंड हेल्दी लिवर सार्क ऑफ फिश। कहने का मतलब है ये फिक्स्ड ऑयल है जो कि हेल्दी और फ्रेश लीव्स के लीवर से प्राप्त होता है। कहने का मतलब है इट इज़ द फिक्स्ड ऑयल, ये फिक्स्ड ऑयल है ऑब्टेन्ड फ्रॉम फ्रेश एंड हेल्दी लिवर ऑफ सार्क फिश, यानी हेल्दी जो सार्क फिश है उसके लीवर से प्राप्त होता है, हेल्दी लीवर से प्राप्त होता है। एंड उस फिश का नाम क्या है, हाइपोप्रियन ब्रीवोरोस्टरिस। हाइपोप्रियन ब्रीवायरोस्टरिस क्या है, हाइपोप्रियन, है ना, हाइपोप्रियन ब्रीवायरोस्टरिस। देखो जब मैं पढ़ा रहा हूँ मोहम्मद आफ्ताब जी तो ये सब डाउट नहीं चलेगा, जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो सिर्फ पढ़िए, अभी इतना समय नहीं है हमारे पास, है ना। हम आप लोगों के इस तरीके के डाउट को डील करें डेली लाइफ रिलेटेड। अभी हम लोग सीधा एग्ज़ाम एक बार पास कर लेते हैं, मैं लाइव आता रहूँगा, आपसे बातचीत होती रहेगी, आप जो पूछना है पूछते रहिएगा, ठीक है। हाँ देखिए आपको जवाब मिल गया, आयरन का टैबलेट खाओ मैनेज हो जाएगा, खून की कमी को के लिए हेमेटोनिक एजेंट आप लोग पढ़े हैं केमिस्ट्री में। कारचारनीडे इसका फैमिली है, इसको लोग पढ़ नहीं पाते हैं लेकिन इसका नाम होता है कारचारनीडे। इसकी फैमिली क्या होती है, कारचारनीडे, है ना। सार्क लिवर ऑयल की फैमिली क्या होती है, कारचारनीडे, कारचारनीडे फैमिली से बिलोंग करता है, ध्यान रखना। फिर इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की अगर मैं बात कर लूँ तो इसका जो एक्टिव प्रिंसिपल है सार्क लिवर ऑयल का वो विटामिन ए है जो वेरीज करता है, ध्यान रखना। इसमें जो मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, वो विटामिन ए है। क्या है, क्या है, विटामिन ए है, जो इसका मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट वो है क्या, बताओ। सार्क लिवर ऑयल का मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट विटामिन ए होता है, जबकि कॉड लिवर ऑयल यही मेन है, ऑब्जेक्टिव बनता है। कॉड लिवर ऑयल में दोनों होता है, ए एंड डी दोनों, है ना, याद रखना। सार्क लिवर ऑयल में ओनली विटामिन ए, है ना, जबकि कॉड लिवर ऑयल में विटामिन ए एंड विटामिन डी दोनों। एंड इसमें आपके ग्लाइकोसाइड्स होते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड वगैरह होता है ना। हाँ ये विटामिन ए के स्ट्रक्चर है, मन हो तो बना दीजिएगा, नहीं मन हो तो मत बनाइएगा, लेकिन बनाइएगा तो अच्छे नंबर मिलते हैं, ठीक है। हाँ थेरेपेटिक यूजेस की बात करेंगे तो इट इज़ यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ जेरोप्थेल्मिया। जेरोप्थेल्मिया एक आई डिसऑर्डर है जिसमें कंजक्टिवा ड्राई हो जाता है, आँख का जो वाइट वाला लेयर है ना कंजक्टिवा वो ड्राई हो जाता है, उसमें यूज़ होता है। क्योंकि विटामिन ए आप समझ रहे हो ना, विटामिन ए किस चीज़ के लिए ज़रूरत होता है बताइए, विटामिन ए किस चीज़ के लिए ज़रूरत होता है, आई के हेल्दी विजन के लिए, तो यहाँ पर आई के डिसऑर्डर में यूज़ होगा। ये एक न्यूट्रिटिव ऑयल है एंड सनबर्न ऑइंटमेंट में भी इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है। चलो एंड कॉड लिवर ऑयल वेरी रिच सोर्स ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड। ये पूछा जाता है ओमेगा 3 फैटी एसिड सबसे ज़्यादा किस में होता है, ध्यान रखना। तो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में कॉड नाम की छोटी छोटी मछलियाँ हैं, है ना, उसके आपके बहुत ज़्यादा कॉड लिवर ऑयल में बहुत ज़्यादा ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है। इसी को हम लोग ओलियम मॉरी के नाम से जानते हैं, ओलियम मॉरी के नाम से जानते हैं। एंड इसका बायोलॉजिकल सोर्स होता है, इट इज़ प्रोसेस्ड फ्रॉम द फ्रेश लिवर ऑफ द कॉड फिश गैडवस मोरुआ। गैडवस मोरुआ नाम का फिश है जिसको हम लोग नॉर्मली कॉड फिश कहते हैं, लेकिन बायोलॉजिकल नेम इसका साइंटिफिक नेम है गैडस मोरुआ, है ना। तो ये प्रोसेस्ड होता है फ्रेश लिवर से, साफ़ सुथरा बढ़िया लिवर से। एंड फैमिली क्या है, गैडिडे, फैमिली क्या है, गैडिडे, गैडिडे फैमिली से बिलोंग करता है।
एंड इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट में ध्यान रखना, इसमें दोनों विटामिन है, विटामिन ए एंड डी। यहाँ से बार बार पूछा हुआ सवाल है, बार बार पूछा हुआ सवाल है, इसमें दोनों होते हैं, विटामिन ए भी होता है एंड विटामिन डी भी होता है, ठीक है। हाँ, एंड कॉड लिवर ऑयल कंटेन ग्लिसराइड्स एस्टर्स ऑफ सैचुरेटेड एसिड ऑफ लिनोलिक, ओलिक, गैडोलिक, पाल्मिटिक एंड अदर एसिड्स, यानी इसमें थोड़ा बहुत मात्रा में आपके लिनोलिक, गैडोलिक, पाल्मिटिक, ओमेगा 3 फैटी एसिड ये सब पाए जाते हैं, ठीक है। चलो अब इसके थेरेपेटिक यूजेस की मैं बात करूं तो इट इज यूज्ड एज सोर्स ऑफ विटामिन इन द ट्रीटमेंट ऑफ रिकेट्स। अच्छा, रिकेट्स किस विटामिन की कमी से होता है बताओ, रिकेट्स किस विटामिन की कमी से होता है, सब लोग कमेंट में बताइए। तो रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होता है। हाँ, हड्डी कमजोर हो जाता है ना, हाँ विटामिन डी, हड्डी घूम जाती है, ठीक है, वेरी गुड। चलो वेरी गुड, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स बीमारी होता है, ठीक है। तो रिकेट्स बीमारी विटामिन डी की कमी से हो रही है, तो रिकेट्स के ट्रीटमेंट में इसका इस्तेमाल होगा, हाँ, क्योंकि इसमें विटामिन ए और डी दोनों हैं। इवन ट्यूबरकुलोसिस में भी इस्तेमाल होता है, एंड डाइटरी सप्लीमेंट के तौर पर अलग से लोग लेते भी हैं, है ना। हाँ, ताकि उसमें विटामिन की कमी ना हो। देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आप लोग सब लोग जवाब दो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सार्क लिवर ऑयल रिच सोर्स है किसका, CKBA, सार्क, सार्क में ए बहुत ज्यादा जोर आ रहा है, सार्क, है ना, देखो ए सार्क, है ना, जबकि कोड में ए एंड डी दोनों होता है, याद रखना। तो विटामिन ए पूछा हुआ सवाल है। विच ड्रग इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ जीरोप्थेल्मिया, जीरोप्थेल्मिया के ट्रीटमेंट में किसका इस्तेमाल करेंगे, जिसमें विटामिन ए होगा, बताओ। सार्क लिवर ऑयल, कोका बटर, लार्ड या फिर बीज वैक्स, बताओ क्या आंसर हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा सार्क लिवर ऑयल, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है कॉड लिवर ऑयल इज न्यूट्रिटिव ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, कॉड लिवर ऑयल न्यूट्रिटिव है क्यों, क्योंकि इसमें क्या प्रेजेंट है, बताओ क्या प्रेजेंट होता है, विटामिन ए एंड डी, ए एंड ई या विटामिन ई। तो कॉड लिवर ऑयल में दोनों होता है, विटामिन ए और विटामिन डी दोनों होता है, तो विटामिन ए एंड विटामिन डी हो जाएगा आंसर, ठीक है। हाँ जी, चलो अब बात करते हैं एंजाइम्स की, अब बात करते हैं एंजाइम्स की, ठीक है। अब बात क्या करते हैं एंजाइम्स की। तो एंजाइम्स क्या होते हैं, एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटालिस्ट, ये बायोलॉजिकल कैटालिस्ट हैं, है ना, ध्यान रखना, जो कि आपके बॉडी में केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करने का काम करते हैं और इसका यूज़ नहीं होता है। जैसे आपके बॉडी में एंजाइम का क्या रोल है आप समझा सकते हैं, जैसे आपके एमाइलेज एंजाइम है, आप लोग जानते होंगे एरिस्टोजाइम नाम से एक सिरप आती है, वो सिर्फ एंजाइम्स का बना होता है, वो डाइजेशन में हेल्पफुल करता है। तो एंजाइम्स आपके बॉडी में जो बायोलॉजिकल मेटाबॉलिक मतलब रिएक्शन वगैरह हैं उसको फास्ट करने का काम करता है, ठीक है। तो यही एंजाइम्स हैं, अलग अलग प्रोसेस, जैसे खाना पचाने में हेल्पफुल कर रहा है ना, आपके और भी जगह का पर काम करता है। कह रहा है देखो, दे वाइटल रोल प्ले इन डाइजेशन में हेल्पफुल होता है, मेटाबॉलिज्म में एंड अलग अलग केमिकल प्रोसेसेस में इस्तेमाल होता है। एंजाइम्स जैविक उत्प्रेरक होते हैं, यानी उत्प्रेरक कह सकते हैं, कैटलिस्ट है, यानी रिएक्शन को रेट को बढ़ा देगा, शरीर में रासायनिक प्रतिक्रियाओं को तेज करता है और उसका खुद का यूज़ नहीं होता है। पाचन, मेटाबॉलिज्म, विभिन्न जैव रासायनिक प्रक्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, है ना। चलो पपाया की बात करते हैं, तो अब इसमें क्या क्या एंजाइम्स में कौन कौन से ड्रग आते हैं, पपाया, एंजाइम्स में ड्रग आते हैं पपाया। अब कोई बच्चा बोला इतना सारा ड्रग्स कैसे याद करेंगे, कैसे याद करता है, सब लोग याद करता है, आप भी याद करिए। पेपिन, डायस्टी, पेनक्रिएटिन ईस्ट, बार बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा, है ना। और 100% सबको याद नहीं होता, देखो इसका ट्रिक यही है ना, आप बार बार पढ़ेंगे एंड आपको एग्जाम में अगर लिखने आ गया सार्क लिवर ऑयल और कॉड लिवर ऑयल, तो थोड़ा बहुत जो दिमाग में रहेगा वो लिखेंगे, एंड जो सबका पढ़ा हुआ है कॉमनली मिला जुला करके आप लिख सकते हैं, थोड़ा बहुत आप लिखा जाएगा, अगर बार बार पढ़िएगा तो लिखा जाएगा, साफ छोड़ दीजिएगा तो नहीं लिखाएगा, ठीक है, ध्यान रखना। तो एंजाइम्स में आपके क्या क्या आ जाते हैं, पेपिन, डायस्टी, पेनक्रिएटिन ईस्ट। तो अभी हम लोग पहले पेपिन पढ़ेंगे जो कि पपाया से प्राप्त होता है। पेपिन किससे प्राप्त होता है, जो पपाया से, ठीक है, वही पपाया लिखा हुआ है, पपीता से, ठीक है। हाँ देखो मेरे पास पपीता रखा हुआ है, ये देखो, है ना, मैं खा नहीं पाया था, सेकेंड ईयर के क्लास लेने का टाइम हो गया, फिर आपके क्लास में भी टाइमली आ गया, ताकि आप लोग को शिकायत ना आए। पपीता का बिच्चा छोटा छोटा है ना, उसको नहीं छांटेंगे ना तो तीखा लगने लगता है। पपीता वगैरह खाया कीजिए, बहुत हेल्प करेगा।
समझें? बहुत अच्छा चीज़ होता है पपीता। एक ऐसा चीज़ है इसमें सब कुछ पाया जाता है, ऑल विटामिन, ऑल सब कुछ, ऑल न्यूट्रिशन, है ना, पका हुआ पपीता। कोई बोल रहा है प्रेगनेंसी में क्यों नहीं खाया जाता है? मिसकैरेज होने का चांसेस रहता है, पपीता में प्रेग्नेंट महिला को नहीं खाना चाहिए। आप लोग को भी खाना है? चलिए अगर खाना है तो हम खिलाते हैं बड़ा वाला। टेक 1 सेकेंड, लीजिए, है ना। 2 जिस्म एक जान है हम लोग, 1000 जिस्म एक जान है। आपके पेट में जाए चाहे मेरे पेट में जाए, बात बराबर। छिलका चला गया, बाय बाय। चलिए, पपाया आ गया तो सामने रखा हुआ था, रोक नहीं पाए। हाँ, फल वगैरह खाया कीजिए, ज़्यादा अच्छा रहता है। क्या होता है पपाया? कह रहा है इट इज़ एन एडिबल फ्रूट, खाने लायक फ्रूट है, खा के दिखाया। एंड कंटेन्स वेरियस एंजाइम्स, इसमें एंजाइम्स होते हैं विच हैव मेडिसिनल वैल्यू, जिसमें क्या होता है? मेडिसिनल वैल्यू होता है। जिसमें क्या होता है? मेडिसिनल वैल्यूज़ होता है। अदर नेम्स में आपको याद क्या आ जाएगा? पेपाआयोटीन, है ना, पपायोटीन इसी को कहते हैं। वेजिटेबल पेपिन कहते हैं, पेप्सिन कहते हैं, अरबुज के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। बायोलॉजिकल सोर्स में बात करें तो पेपिन इज द ड्राइड एंड प्यूरिफाइड लेटेक्स ऑफ द ग्रीन फ्रूट्स एंड लीव्स ऑफ कैरिका पपाया। यानी जो प्लांट का नाम होता है कैरिका पपाया है, उस कैरिका पपाया के जो ग्रीन फ्रूट है, हरा फल होता है, और लीव्स जो पत्ता है उसके, उसमें ना क्या कहते हैं, उसमें जो ड्राइड लेटेक्स, आप लोग जानते हो कि पपीता से दूध निकलता है, राइट? हाँ, तो उसमें जो प्यूरिफाइड लेटेक्स होता है ना, उसी लेटेक्स से हम लोग को एंजाइम प्राप्त होता है, ठीक है। हाँ, उससे मेडिसिन वगैरह बनता है। तो पेपिन एक ड्राइड, जो पेपिन एंजाइम है, ये ड्राइड और प्यूरिफाइड लेटेक्स जो ग्रीन फ्रूट, पका हुआ जो हरा पपीता होता है या पत्ते होते हैं, उसमें से जो लेटेक्स दूध जैसा निकलता है उससे प्राप्त होता है। एंड फैमिली क्या है? क्रेसीरेसी, है ना। क्रेसी क्या कहते हैं, क्या है? कैरीकेसी फैमिली से बिलोंग करता है, कैरीकेसी फैमिली से बिलोंग करता है। ओके, चलो अब केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ध्यान रखना। आप सभी लोगों का आज का क्लास जो सोशल फार्मेसी का टॉप 20 होने वाला है, वो धमाकेदार होने वाला है। धमाकेदार क्लास होगा 11 PM से। 11 PM से आप सभी लोगों का धमाकेदार क्लास होगा, है ना। तो सब लोग जरूर ज्वाइन कीजिएगा, ओके, है ना, ध्यान रखना। अब इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की मैं बात करूं तो पेपिन, अच्छा जैसा होगा पहले कर देंगे, अगर ये क्लास हम लोग का समय से खत्म हो जाएगा ना तो 10:30 बजे स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। पेपिन कंटेन्स सेवरल एंजाइम, पेपिन जो होते हैं उसमें काफ़ी सारे एंजाइम होता है, जैसे प्रोटियोलाइटिक यानी पेप्टाइडेज जो कि प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्पफुल होगा, विच इज कैपेबल ऑफ कन्वर्टिंग प्रोटीन इनटू डाइपेप्टाइड्स एंड पॉलीपेप्टाइड्स, प्रोटीन को, है ना, डाइपेप्टाइड और पॉलीपेप्टाइड में कन्वर्ट करने में हेल्पफुल होता है। एंड द एंजाइम्स हैव बीन आइसोलेटेड इन क्रिस्टलाइन फॉर्म, है ना, फ्रॉम द लेटेक्स, एंजाइम्स को क्रिस्टलाइन फॉर्म में भी आइसोलेट किया जाता है। एंड पेपिन इज़ अ प्रोटीन, इसमें प्रोटीन है जो 212 एमिनो एसिड होता है, जो कि मोलिकुलर वेट तकरीबन 23,000 डाल्टन होता है, ठीक है। हाँ, एंड इसका मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट वही पेपिन हो गया। थेरेपेटिक यूजेस तो आपके इट इज़ यूज्ड इन द प्रिवेंट एडिशंस इन द इन्फेक्टेड वुंड्स, यानी कि अगर कहीं घाव घोष हो जाता है तो वहाँ पर एडिशंस ना आए, यानी कि इन्फेक्शन और ज़्यादा ना बढ़े, उसमें इस्तेमाल होता है। एंड यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ डिस्पेप्सिया, इनडाइजेशन हो जाता है ना किसी को, डिस्पेप्सिया मतलब होता है अपच, इनडाइजेशन हो जाता है क्योंकि एंजाइम्स है तो वहाँ इस्तेमाल होता है। इंटेस्टाइनल एंड गैस्ट्रिक डिसऑर्डर, अगर किसी को आंत से रिलेटेड, पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम है या डिप्थीरिया का प्रॉब्लम है तो उसमें इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। चलिए 11 बजे से रखेंगे, कोई बात नहीं, तब तक खाना वाना खा लीजिएगा आप लोग भी, ठीक है, हम भी थोड़ा बहुत नाश्ता वास्ता कर लेंगे, हाँ कोई दिक्कत नहीं, 11 बजे से रखेंगे, तब तक आप लोग डिनर कर लीजिएगा। डाइजेस्टी की बात करते हैं, डाइजेस्टेज, ये आपका इट इज़ एन एंजाइम फाउंड इन माल्ट, माल्ट में पाया जाता है, ध्यान रखना। एंड दिस इज़ हेल्पफुल इन द कन्वर्टिंग स्टार्च माल्टोज इनटू ग्लूकोज, माल्ट में जो आपका पाया जाता है डाइजेस्टेज, ये माल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। इसी का नाम अमाइलेज, माल्ट एक्सट्रैक्ट या माल्टीन भी है।
ये एक अमायोलाइटिक एंजाइम है जो प्रेजेंट होता है सलाइवा के कहते कह रहा है इट इज़ एन अमायोलाइटिक एंजाइम प्रेजेंट इन द सलाइवा, जो हमारे लार में भी प्रेजेंट होता है, डाइजेस्टिव ट्रैक में, एनिमल्स में, एंड ऑल्सो इन माल्ट एक्सट्रैक्ट, माल्ट वगैरह के एक्सट्रैक्ट में भी होता है। माल्ट मतलब कह सकते हैं एक जौ, जानते हैं जौ है ना, उसी को कहते हैं, ठीक है जौ। अगर माल्ट देखना चाहते हो तो चलो मैं दिखाता हूँ, है ना, माल्ट आप देख सकते हैं, चलो माल्ट MALT माल्ट, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अच्छा यहाँ पे तो आया नहीं, चलो ऐसा कुछ होता है ना, देखो जौ नहीं होता है जौ, इस टाइप का माल्ट देखें आप लोग, इसको माल्ट कहते हैं जौ, उससे पाचन बहुत अच्छा होता है। जौ का सत्तू वगैरह हम लोग पहले हमारे घर तरफ बनता था, अभी भी बनता है, शायद आप लोग देखें कि नहीं देखें, कैसे बताऊं, गेहूं जैसा ही होता है लेकिन वो छिलकोइया के साथ होता है, उसमें छिलकोइया भी लगा होता है ना, देखें, हाँ जौ, हाँ उसी को माल्ट कहते हैं, ठीक है। इसमें आपका माल्ट देखो है ना, माल्ट अब पहचानते होंगे आप लोग, हाँ जी। तो ये एक अमायोलाइटिक एंजाइम है जो कि सलाइवा में भी पाया जाता है, उसी में आपका ये भी वही काम करता है। माल्ट एक्सट्रैक्ट ऑब्टेन किया जाता है ड्राइड बार्ले ग्रेन, जो सूखे हुए बार्ले के ग्रेन यानी जौ के ग्रेन से प्राप्त किया जाता है, जो कि उसका नाम है हॉर्डियम वल्गेरी नाम का प्लांट होता है, ठीक है, हाँ वेरी गुड। एंड इसकी भी फैमिली क्या होती है, पोएसी फैमिली से बिलोंग करता है। एंड केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, इसमें डेक्सट्रीन होते हैं, ट्रेस ऑफ ग्लूकोज, माल्टोज वगैरह होता है इसमें, जो कि माल्टोज है तो समझ रहे हो ना, माल्टेज वगैरह होता है, जो कि कहीं ना कहीं माल्टोज को कन्वर्ट करने में काम करेगा, ठीक है, हाँ। थेरेपेटिक यूजेस की बात करेंगे तो ये डाइजेस्टेंट यानी पचाने में, पाचक शक्ति को बढ़िया करता है, पचाने में भी हेल्पफुल होता है। एंड इट इज़ यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ प्री डाइजेस्टेड स्टार्ची फूड, जो प्री डाइजेस्टेड स्टार्ची फूड वगैरह बनते हैं उसमें इस्तेमाल होता है, ठीक है। अब पेनक्रिएटिन, पेनक्रिएटिन क्या है, ये भी एक डाइजेस्टिव एंजाइम है जो एक्सट्रैक्ट किया जाता है पेनक्रियाज ऑफ सर्टेन एनिमल्स, कुछ एनिमल्स से, खास करके मैं आपको दिखाता हूँ, सुअर जैसा ही प्रजाति है कुछ, उससे भी इस्तेमाल किया जाता है। इसी को हम लोग पेनक्रिएटिक एसिड या तो पेंडो क्या कहते हैं, पेंड्रियायो क्या कहते हैं, पेंड्रियायो टेनॉन कहते हैं, या तो डाइजेस्टिव, इसको मत पढ़िए कोई दिक्कत नहीं। बायोलॉजिकल सोर्स की बात करेंगे तो इट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम द पेनक्रियाज ऑफ सर्टेन एनिमल्स लाइक, जैसे देखो हॉग, सुस स्क्रोफा, ये देखो हॉग है, सुअर के जैसा ही दिखता है, हॉग जंगली सुअर टाइप होता है, ठीक है, उसके पेनक्रियाज से प्राप्त होता है, ठीक है, उसके पेनक्रियाज से प्राप्त होता है। ये देखो सुस स्क्रोफा, सुअर जैसा ही होता है, सुअर का ही प्रजाति है सब। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट इसमें पेनक्रेटिक एंजाइम होते हैं, ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज वगैरह पाया जाता है, जो कि पेनक्रियाज में होता है, ठीक है, हाँ। थेरेपेटिक यूजेस की बात करेंगे तो दे आर इसेंशियल इन द ट्रीटमेंट ऑफ सर्टेन डिसऑर्डर्स, अलग अलग डिसऑर्डर्स के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होता है। जैसे आपका क्या हो गया, पेनक्रिएटिक कैंसर में इस्तेमाल हो जाता है, किसी को पेनक्रिएटाइटिस हो गया, सिस्टिक फाइब्रोसिस हो गया, उस कंडीशन में भी इस्तेमाल होता है, ठीक है, समझ रहे बात को। अदर नेम्स उतना ज़रूरी नहीं है लिखना। अब है ईस्ट, ईस्ट तो आपको पता होगा ये यूनिसेलुलर फंगी है, एक कोशिकीय फंगी है ना, इसमें तकरीबन 350 स्पीसीज होते हैं इसके, एंड वेरी इंपॉर्टेंट है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, केक बेकरी वगैरह इसी से बनता है, इडली वगैरह भी ईस्ट से बनता है, इसी की वजह से पफनेस आता है, और शराब वगैरह भी बनाया जाता है, फर्मेंटेशन होता है ना, तो इसी को हम लोग बेकर्स ईस्ट या ब्रीवर्स ईस्ट भी कहते हैं। बायोलॉजिकल सोर्स की बात करेंगे तो दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी, प्लांट का सॉरी फंगाई का नाम है सैक्रोमेसिस सेरिवेसी, उसी से हमें प्राप्त होता है ईस्ट, एंड सैक्रोमाइसिटेसी इसकी फैमिली है। एंड इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट में आपके प्रोटीन्स, ग्लूकागोन, फैट, विटामिन एस, एंजाइम, ये सब होता है। एंड थेरेपेटिक यूज़ है हेल्पफुल इन मेकिंग एंड राइजिंग डफ, डफ मतलब होता है जैसे कि मान लो ब्रेड बना रहे हो तो पफिनेस कैसे बनता है, तो उसके बनाने में इस्तेमाल होता है, ठीक है, पफिनेस लाने में, केक वगैरह बनाने में इस्तेमाल होता है, ब्रेड बनाने में इस्तेमाल होता है, ठीक है। दे आर हेल्पफुल इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अल्कोहल, बियर, एंड इट इज़ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन के अच्छे सोर्स होते हैं, अल्कोहल, बियर वगैरह बनाने में इस्तेमाल होता है, ठीक है। चलो तो फाइनली आपका एंजाइम्स भी ओवर हो गया। हम लोग यहाँ क्या क्या आज पढ़े बताइए। आज हम लोग 3 चीज़ें पढ़े, क्या क्या है ना, थोड़ा थोड़ा पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। ऑक्सीटोसिक पढ़ लिए, एर्गोटी हो गया जिसमें एर्गोटामिन, अर्गोमेट्रिन वगैरह केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट थे। विटामिन में कॉड लिवर ऑयल और सार्क लिवर ऑयल पढ़ लिए। कॉड लिवर ऑयल में विटामिन ए और डी दोनों हैं, सार्क लिवर ऑयल में ओनली विटामिन ए है।
एंजाइम्स में पेपिन, डायस्टेज, पेनक्रेटिन, ईस्ट पढ़ लिए हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में फार्मास्यूटिकल एड और मिसलेनियस पढ़ेंगे, चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। एंड आप रेगुलर बार बार रिवीजन कीजिए, बार बार पढ़िए, तभी आपका कुछ अच्छे तरीके से इस चैप्टर को तैयार किया जा सकता है। एंड इससे भागने से नहीं होगा, इसको याद करने से होगा। ओके, थैंक यू सो मच। आप सभी लोगों ने आज के क्लास में बहुत प्यार दिया। इस तरीके से आप अपना सपोर्ट बनाए रखिए। यकीन मानिए आपके लिए हम भी बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे, लेकिन अगर आप लोग कुछ उल्टा सीधा करने लग जाते हैं तो थोड़ा दिल टूट जाता है ना। क्योंकि अभी उल्टा सीधा करने से ना आपका फ़ायदा है ना मेरा फ़ायदा है, क्योंकि आपको दिक्कत, जो भी बिगड़ेगा आपका बिगड़ेगा, मेरा क्या बिगड़ेगा, है ना, आपका ही ना बिगड़ेगा। इसीलिए मन से पढ़ाई कीजिए, कोई भी ईर्ष्या द्वेष भावना कुछ भी नहीं। अभी पढ़ लीजिए, उसके बाद हमसे दुश्मनी कर लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब परीक्षा में पास हो जाइए, हम बस इतना ही चाहते हैं, कोई बच्चा फेल ना हो, है कि नहीं। हाँ, तो पढ़ना पड़ेगा ना, तो इसीलिए अच्छे से मोटिवेटेड रहिएगा एंड अच्छे से रहिए। तो मैं अभी आप लोगों का टॉप 20 क्वेश्चन का क्लास भी लूँगा। ओके, थैंक यू सो मच। एंड जो लोग इंस्टाग्राम से आना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर मिथिलेश सर ऑफिशियल है, वहाँ पर भी आ जाइए और अच्छे तरीके से रहिए, मन से पढ़िए। गुड लक एंड विश यू ऑल द बेस्ट। आप सभी लोग खूब मेहनत करें एंड खूब अच्छे से पास हो। ओके, थैंक यू सो मच।